हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज चलिए सॉल्व करते हैं हिंदी बसंत पुस्तक की पार्ट 4 भगवान के डाकिए चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास, वह कविता से लिया गया। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, भगवान के डाकिए जो कविता है वो रचित है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो हम इस प्रकार लिखेंगे कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि पक्षी और बादल दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के डाकिए की तरह भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। कवि इसके माध्यम से हमें हमारे जीवन में बिना भेदभाव वाला व्यवहार करने का संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा में है किन पंक्तियों का भाव है। क नंबर, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, अब आइए इसका जो ख प्रश्न है वो है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा कि और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, इसका उत्तर होगा ये। फिर जो प्रश्न है वो है प्रश्न 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान द्वारा भेजे गए प्रेम एकता एवं सद्भाव के संदेश को पढ़ पाते हैं। इसी संदेश को पढ़कर नदियाँ एक रूप से सबको पानी बांटती हैं, पेड़ पौधे सबको ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए, पहाड़ समान रूप में सबके साथ खड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो नंबर 5 प्रश्न है वो है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा कि इसका अर्थ है कि एक देश की धरती अपनी जमीन में लगने वाले फूलों की खुशबू को हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को भेजती है। ठीक है, और जो अब हमारा क्वेश्चन है वो है पाठ से आगे। उसका पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। इसका उत्तर होगा, ये देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये देखिए, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार। इंटरनेट सिर्फ उन्हीं संदेशों को पहुंचा सकता है जिनको लिख सकते हो। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इंटरनेट से भेजा हुआ संदेश सिर्फ मनुष्य ही जान पाते हैं, पेड़ पौधे पहाड़ और पानी नहीं। पानी और बादल बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। ठीक है, अब आइए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3, हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये देखिए,
कि हमारे समाज में डाकिये की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही डाकिये अब कम दिखाई देते हैं, परंतु आज भी लोग उनका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, यह हमेशा हमारी चिट्ठियाँ हम तक पहुँचाते हैं। आज भी डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। डाकिये कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ करते हैं। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर होगा कंप्लीट। और इसके आगे देखिए, ये अनुमान और कल्पना का जो क्वेश्चन है, ये आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये स्वयं कीजिएगा। और फिर है उसके बाद शब्दार्थ ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, परीक्षा में आते हैं। ये आपको कविता पढ़ने में भी या समझने में भी बहुत आसानी होती है। जैसे बाँचना का हो जाएगा पढ़ना या सस्वर पढ़ना, आँकना का हो जाएगा अनुमान करना, पाँख का हो जाएगा पंख या पर, सौरभ का हो जाएगा सुगंध या सुबास। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 4। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं चैप्टर 5 का। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।